सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म क्लास 12 का पहला चैप्टर है बॉटनी का, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ये जानते हैं कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। जितने एम्ब्रियोफाइटा होते हैं उन सारे एम्ब्रियोफाइटा के प्लांट को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है: ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिसमें एंजियोस्पर्म सबसे वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं, जिनकी पहचान होती है फ्लावर। अगर किसी भी प्लांट में फ्लावर बना है तो वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होगा, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट produce seed enclosed in a fruit। मतलब एक लाइन से लिखा गया कि एंजियोस्पर्म में फ्लावर बनता है। फ्लावर अगर बनेगा तो उस फ्लावर से सीड बनेगा और सीड से फिर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। यानी फ्लावर से सीड से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ये एंजियोस्पर्म का पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है। दूसरा, मेन प्लांट बॉडी ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, जो गैमेटोफाइट होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। मेन प्लांट बॉडी का मतलब होता है कि वो प्लांट बॉडी अपने लाइफ साइकिल में जिस रूप में एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग मेन प्लांट बॉडी के नाम से जानते हैं। तो जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है वेल डेवलप्ड रूट, stem, leaves and flower haploid gametophyte are microscopic short-lived and dependent on sporophyte physically and physiologically। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का मतलब होता है कि उस प्लांट बॉडी के जितने सेल्स होंगे सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड कंडीशन में होंगे। पहली बात, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट की पहचान क्या है कि उसमें रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर पाया जाएगा। यानी जिस रूप में वो एग्जिस्ट कर रहा है वो रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर पाया जाता है। हैप्लॉयड जो गैमेटोफाइट होगा वो माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है, शॉर्ट लिव्ड, उसका जीवन काल बहुत कम होता है, और डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, और वो भोजन, पानी, आश्रय यानी जो कुछ भी है
फिजिकली और फिजियोलॉजिकली हर तरीके से स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। किसी भी लाइफ साइकिल में, प्लांट के लाइफ साइकिल में, एनिमल के लाइफ साइकिल में अल्टरनेट स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफिटिक जनरेशन का आना, या कहा जाता है डिप्लॉयड कंडीशन के बाद हैप्लॉयड कंडीशन का आना, या हैप्लॉयड कंडीशन में अगर वो एग्जिस्ट करता है तो डिप्लॉयड कंडीशन का आना, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यानी कि जो एंजियोस्पर्म है इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। लेकिन लाइफ साइकिल इज ऑफ डिप्लॉन्टिक टाइप। क्या लिखे हैं 10? लाइफ साइकिल इज ऑफ डिप्लॉन्टिक टाइप। डिप्लॉन्टिक टाइप का मतलब क्या होता है? 3 तरीके के लाइफ साइकिल होते हैं। अगर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड है और डिप्लॉयड कुछ समय के लिए आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में उसके लाइफ साइकिल में, तो इस तरीके की लाइफ साइकिल को कहा जाता है हैप्लॉयंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। मतलब मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड और जब वो अपना जीवन चक्र पूरा करता है तो उसके लाइफ साइकिल में कुछ समय के लिए डिप्लॉयड कंडीशन आ जाता है, तो उसे कहा जाता है हैप्लॉयड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, क्योंकि ज़्यादा समय तक वो हैप्लॉयड कंडीशन में रहता है। यहाँ पर कहा जा रहा है डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा समय तक लाइफ साइकिल में ज़्यादा समय डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, हैप्लॉयड कंडीशन कुछ समय के लिए आता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है लेकिन ज़्यादा समय तक डिप्लॉयड कंडीशन होता है और कम समय के लिए हैप्लॉयड कंडीशन आता है। ऐसे लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहते हैं। और तीसरा होता है हैप्लॉयंटिक डिप्लॉयंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अगर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड कंडीशन इक्वल टाइम तक में रहता है तब जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल पूरी होती है तो उसे हैप्लो डिप्लॉयंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। तो ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंजियोस्पर्म। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, तो जब लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो सीधे लाइफ साइकिल में किसी भी एनिमल या प्लांट की जो लाइफ साइकिल पढ़ी जाती है तो उसके लाइफ साइकिल में सीधे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से शुरू करते हैं। क्योंकि इसमें रूट स्टेम लीफ भी दिया हुआ है, डाइकॉट या मतलब एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डाइकॉट प्लांट, दूसरा होता है मोनोकॉट प्लांट। आप जितना एनाटॉमी क्लास 11 में पढ़ते हैं डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम के रूट स्टेम और लीफ की एनाटॉमी, तो सारा इस एंजियोस्पर्म की ही एनाटॉमी होती है, उसको हम लोग पढ़ चुके होते हैं। इसके बाद हम लोगों को लाइफ साइकिल पढ़ना है। लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से शुरुआत करनी है, तो इसलिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है फ्लावर। The reproductive part of angiosperm is flower, which is a modification of सूट। ये सूट का मॉडिफिकेशन होता है। सूट माने एरियल पार्ट, किसी भी प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है। एरियल पार्ट का मतलब होता है स्टेम और लीफ, तो उसी को सूट सिस्टम बोलते हैं। तो ये सूट सिस्टम का जो मॉडिफाइड पार्ट होता है वो फ्लावर हो जाता है। यानी कुछ ऐसे पार्ट जिनको लीफ में कन्वर्ट होना चाहिए स्टेम से, वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो विच इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सूट या मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। A typical flower
A typical flower has 4 parts. पहला calyx. It is the outermost, या आप लिख सकते हो it is the first whorl. It is the first whorl made up of sepals. Made up of sepals. दूसरा corolla. It is the second whorl made up of petals. तीसरा androecium. It is the third whorl and male reproductive organ. Male reproductive organ of angiosperm. Male reproductive organ of angiosperm consists of stamen, one or more stamen, और अंतिम या फोर्थ जो पार्ट होता है डी गाइनोसियम. तो इट इज द fourth whorl and female reproductive organ of angiosperm consists of तो consists of carpel. Consist of carpel मतलब ये चौथा जो गाइनोसियम होता है वो फोर्थ whorl होता है और इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म कहा जाता है. ठीक है, और ये बना होता है कार्पेल का. तो इस तरीके से 4 मेन पार्ट हो गए. कैलिक्स को सबसे बाहर वाला हिस्सा कहते हैं जैसे कहा है, और ये बना किससे होता है, सेपल से. कोरोला सेकंड whorl होता है किसी भी फ्लावर का, उसे हम कहते हैं पेटल्स. एंड्रोसियम थर्ड फ्लावर होता है किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, और उसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं. और ये कंसिस्ट होता है एक या ज़्यादा स्टेमन से. गाइनोसियम ये फोर्थ whorl है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म जिसे माना जाता है, और ये बना होता है कार्पेल से. तो इस तरीके से 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम. अब अगर फिगर हम लोग बनाएं, अगर हम लोग फिगर बनाते हैं और फिगर बना करके इस चीज को देखते हैं, अगर एक टिपिकल फ्लावर की अगर बात किया जाए एंजियोस्पर्म के,
इस तरीके से जहां पर पूरा पुष्प, पूरा फ्लावर आ करके जहां अटैच होता है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं थैलेमस, उसे कहते हैं थैलेमस। ठीक, यहां से देखिए पहला हॉर्न ऐसे निकला हुआ, ऐसे, ये पहला हॉर्न है। इस पहले हॉर्न के जो एक पार्ट है, ऐसे तमाम बने होंगे चारों तरफ से, 4 होंगे। ऐसे हॉर्न का मतलब होता है चारों तरफ 4 या 5। आप कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप गुड़हल ले लीजिए, मटर ले लीजिए, कोई भी एक पुष्प आप लीजिए, फ्लावर, तो उसमें आप देखते हो कि सबसे नीचे हरे रंग के ऐसे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, अपेंडेजेस। तो उसे पहले हॉर्न को आप क्या नाम दोगे? पहले हॉर्न को नाम दोगे कैलिक्स, और उसमें जो एक स्ट्रक्चर होता है, उस एक स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे सेपल। ऐसे जो दूसरा हॉर्न होगा, उस दूसरे हॉर्न को नाम देंगे कोरोला, और उसमें से जो एक स्ट्रक्चर होगा उसका नाम देंगे पेटल। ऐसे जो तीसरा स्ट्रक्चर होगा उसे एंड्रोसियम कहेंगे, और उसमें बना होता है स्टेमन का। और जो चौथा जो सबसे सेंटर में पाया जाता है इस तरीके से, वो कार्पेल का बना होता है, और इसे कहते हैं गाइनोसियम। तो ये होगा सेपल। फिर ऐसे ही सिर पाया जाएगा दूसरा, और ये चारों तरफ से है, तो इसे कहोगे पेटल। एक स्ट्रक्चर उसका पेटल है, ऐसे तमाम पेटल 4 हैं, 6 हैं, आपस में मिलते हैं, तो उसे कोरोला कहेंगे। और ऐसे तीसरा हॉर्न इस तरीके से, इसे बोलते हैं स्टेमन, इसे बोलते हैं स्टेमन। ये स्टेमन, स्टेमन क्या बनाएगा? गाइनोसियम। ये कार्पेल है, ये एक कार्पेल हो सकता है या एक से ज्यादा कार्पेल हो सकता है। तो अगर एक कार्पेल है तब भी ये स्ट्रक्चर है, एक से ज्यादा कार्पेल है तो वो आपस में अगर मिल जाते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्यूज होकर के, और तब उस स्ट्रक्चर को गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम के 3 पार्ट होते हैं। इस ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। बीच वाले जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे स्टाइल, और ये जो खुला हुआ इस भाग होता है इसे कहते हैं ओवरी। तो मतलब कार्पेल के 3 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इस ओवरी के अंदर, इस ओवरी के अंदर ऐसे देखिए ओव्यूल पाया जाता है, इस तरीके से ओव्यूल पाया जाता है। और ऐसे ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसाइट पाया जाता है। तो ओवरी के बाद वाला जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं ओव्यूल, और उसके अंदर जो है वो है एम्ब्रियोसाइट, एम्ब्रियोसाइट। तो इस तरीके से ओवरी के अंदर 3 स्ट्रक्चर रहता है। पहला जो सबसे बाहर वाला पार्ट है ओवरी है, उसके बाद वाला पार्ट ओव्यूल है, और सबसे अंदर वाला पार्ट होता है एम्ब्रियोसाइट। तो इस तरीके से सारे सेपल आपस में मिलकर के कैलिक्स बनाएंगे। सारे पेटल आप जो फर्स्ट हॉर्न होगा, सारे पेटल आपस में मिलकर के कोरोला बनाएंगे, सारे स्टेमन आपस में मिलकर के एंड्रोसियम बनाएंगे, और सारे कार्पेल आपस में मिलकर गाइनोसियम बनाएंगे। सेपल और पेटल यानी कैलिक्स एंड कोरोला are called as accessory horn. Accessory horn, while androsium and gynoecium forms necessary horns. कैलिक्स और कैरोला को एसेसरी हॉर्न्स कहते हैं। कारण क्या है? कैलिक्स और कैरोला का काम है किसी भी फ्लावर में फ्लावर को प्रोटेक्ट करना, और फ्लावर में जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है उसके लिए जो पॉलिनेटिंग बॉडी है उसको अट्रैक्ट करना, इसलिए कलरफुल होते हैं जो कोरोला होते हैं। तो सेपल और पेटल का ये काम है।
सेपल और पेटल अगर रहता है तो अच्छी बात है, लेकिन फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनमें सेपल पेटल नहीं होता है, तो इसलिए उन्हें एक्सेसरी हॉर्न कहा जाता है। लेकिन किसी भी फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम नेसेसरी हॉर्न है, इसका पाया जाना एकदम मस्ट होना चाहिए। कारण ये है कि ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं, और हम लोग इतना जानते हैं कि बिना मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए किसी भी फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम का पाया जाना ही जरूरी है, इसलिए इसे नेसेसरी हॉर्न के नाम से जाना जाता है। तो ये था एलियस ऑफ फ्लावर, इसे कहते हैं एलियस ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। एक टिपिकल फ्लावर ऐसा माना गया है कि अगर एक सामान्य फ्लावर हो तो उसका जो फिगर होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये बात हो गई कि फ्लावर में कैसे रिप्रोडक्टिव आर्गन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो तीसरा हॉर्न है जिसे हम स्टेमन से बना होता है और एंड्रोसियम कहते हैं, वो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, और जो सेंटर में पाया जाता है कार्पेल से बना होता है उसे गाइनोसियम कहते हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। तो अब चूंकि बार बार बता रहे हैं कि लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सीधे हम लोगों का फोकस रहेगा कि हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का अध्ययन करें। सेपल और पेटल ये हम लोग जब फ्लावर का डिटेल डिस्कशन करते हैं मॉर्फोलॉजी में तो वहाँ पढ़ते हैं, टाइप ऑफ सेपल, टाइप ऑफ पेटल। यहाँ पर हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, लाइफ साइकिल में सीधे मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पर आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन एंड्रोसियम, ठीक। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन तो कहते हैं एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, one or more stamen, stamens, the fertile part of stamen is anther। जो एंथर होता है वो फर्टाइल पार्ट होता है किसी भी स्टेमन का। अब एंथर क्या है, जैसे देखो ये हम बनाए हुए हैं यहाँ पर स्टेमन, इसको कहा जाता है फिलामेंट, जिससे आकर के वो थैलेमस से जुड़ता है, इसे कहते हैं फिलामेंट। और ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है एंथर। तो स्टेमन के दो पार्ट हो गए, फिलामेंट जिससे वो आकर के अटैच होता है थैलेमस से, और दूसरा एंथर जो इसका फर्टाइल पार्ट होता है। तो फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन इन एंथर, एंथर इज डाइथिकस, कुछ टर्म आ रहे हैं, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट का आंसर इज डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। देखिए ऐसे ये डाइथिकस का मतलब क्या होता है, डाइथिकस का मतलब हुआ, थीका का मतलब होता है एंथर लोब, एंथर लोब। ये दो थीका माने दो एंथर लोब। ईच एंथर लोब हैज 2 पॉलन चैम्बर, और 2 पॉलन चैम्बर यानी इसमें 2 चैम्बर है, तो 2 चैम्बर इसमें, 2 चैम्बर इसमें, 4 चैम्बर। इस 4 चैम्बर को, चैम्बर है सामान्य भाषा है, और उसको बोटेनिकल लैंग्वेज में स्पोरेंजियम बोलते हैं, चैम्बर को स्पोरेंजियम बोलते हैं। तो 2 चैम्बर इधर, 2 यानी 2 स्पोरेंजिया इधर, 2 स्पोरेंजिया इधर, तो इसको मिला करके हम लोग बोलते हैं क्या,
टेट्रास्पोरेंजिएट। तो एंथर इज डाइथिकस। डाइथिकस माने, डाइथिकस का मतलब होता है टू एंथर लोब, टू एंथर लोब। तो ये क्या है, ये एंथर लोब, ये एंथर लोब। और टेट्रास्पोरेंजिएट 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 का मतलब एंथर हैज, ऐसे लिखते हैं एंथर, ईच एंथर लोब हैज टू pollen chamber या माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। सो both chamber has 4 microsporangia, 4 microsporangia, that is called tetrasporangiate। तो जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, यानी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें अगर आप चाहेंगे तो ऐसे बांट सकते हैं, ऐसे इस तरीके से ऐसे। तो एक एंथर लोब, 2 पॉलन चैम्बर, एक एंथर लोब, 2 पॉलन चैम्बर, तो 4 स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया ऐसे आपको दिखाई देता है अगर आप कट करके देखोगे तो इस तरीके से। अगर आप ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो उस ट्रांसफर सेक्शन के काटने पर आपको ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देंगे, इस तरीके से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देते हैं अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए। अब यहाँ देखिए, इसे कहा जाता है स्थिमस या कनेक्टिव बोलते हैं, मतलब बोथ एंथर लोब आर कनेक्टेड थ्रू ए टिश्यू दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव। बोथ एंथर लोब connected by connective tissue, तो अब एक चीज हम लोग जान गए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम बना है स्टेमन का, स्टेमन में एंथर होता है जो फर्टाइल पार्ट होता है, ठीक। एंथर डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है यूजुअली, सामान्य रूप से, लेकिन कहीं कहीं इसका एक्सेप्शन भी है। जैसे मालवेसी फैमिली है तो मालवेसी फैमिली में एक ही एंथर लोब पाया जाता है, और जब एक एंथर लोब पाया जाएगा तो आपको मैं बताया हूँ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाएंगे। तो एक एंथर लोब है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, 2 एंथर लोब है यानी 2 थीका है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। यूजुअली एंथर इज डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिया, सामान्य रूप से। तो हम लोग डाइथिकस का मतलब समझ गए 2 एंथर लोब, और टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब समझ गए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक। अब अगली बात क्या आती है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उनके अंदर पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, यानी पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है, जिससे आगे चल करके मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन जो एंथर से बाहर निकलकर पॉलिनेशन के जरिए इस स्टिग्मा के ऊपर आकर के इसके अंदर बनने वाले एग को फर्टिलाइज करेगा। तो फिर से बात समझा जाए कि अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं किस तरीके से एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। माइक्रोस्पोर माने
पॉलन ग्रेन का किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। वो पॉलन ग्रेन जब यहाँ पूरा मैच्योर बन जाएगा तो यहीं से उसका डेhiscence होगा, यहीं से बाहर निकलेगा वो, और बाहर निकलने के बाद पॉलिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ से निकला हुआ पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर आएगा। स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद उसका डेवलपमेंट होगा और फिर ये डेवलप करके ऐसे आ करके इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करेगा और एम्ब्रियो सैक के अंदर बनने वाले एग को फर्टिलाइज करेगा, जिससे फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया पूरा होगा। तो ये अब हमको ये पूरी कहानी पढ़नी है। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर का या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होगी वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ते हैं।